बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4, सेकंड लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। इसमें हमने आज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस को डिस्कस करना है। ये बहुत ही लंबा टॉपिक है कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सारा इसी के अंदर है। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा वो इसीलिए पढ़ा ताकि इसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर हार्ड लेवल क्वेश्चन आपको दिया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी टॉपिक में से दिया जाता है। तो आज के लेक्चर को आपने गौर से सुनना है। हम इसमें देखेंगे कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान से डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो उसमें एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। आपको लगा होगा, ये भी पता होगा आपको कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो हमें उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डालना पड़ता है, और अगर हम उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल दें तो वो कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन हम आज एक ऐसा सिनारियो भी पढ़ेंगे जिसमें अगर हम कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक डाल दें तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर डिक्रीज़ हो जाती है। तो अब वो कैसे होती है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें हम इसकी पढ़ेंगे। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कल हम इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन जिसमें हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ना है कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इंसर्शन एंड इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर। उससे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स, कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, ठीक है ना। इसकी 2 प्लेट्स होती हैं। मोस्ट सिंपल जो हम इसकी अरेंजमेंट देखते हैं उसमें हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। एक प्लेट होती है, दूसरे से उसकी पैरेलल एक और प्लेट होती है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। दोनों मेटल की प्लेट्स होती हैं और उन दोनों प्लेट्स के ऊपर हम ऑपोजिट चार्जेस स्टोर करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी इसकी वेरिएशंस होती हैं। जिस तरह से आपने ट्रांसफार्मर की सबसे बेसिक फॉर्म पढ़ी है, प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। इसी तरह से आपने इंडक्टर की सबसे बेसिक फॉर्म पढ़ी है कि वो एक कॉइल ही होती है। सोलिनॉइड की सबसे बेसिक फॉर्म पढ़ी है, एक सिंपल कॉइल है। आपने इसके अलावा पढ़ा है एसी जनरेटर, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आपने पढ़ी है कि एक स्क्वायर कॉइल है, उसको रोटेट करना है। उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होती हैं। तो हम समझने के लिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर चलेंगे थ्रू आउट आवर डिस्कशन। सो कैपेसिटर इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब है कि इसके अंदर फ्लोइंग चार्जेस की एनर्जी स्टोर नहीं होती, इसके अंदर स्टैटिक चार्जेस की एनर्जी स्टोर होती है। फ्लोइंग चार्जेस की एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइस को हम इंडक्टर कहते हैं। उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा होता है और वो फ्लोइंग चार्जेस की एनर्जी जो है वो स्टोर करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो हमारे इसमें शामिल नहीं है। तो खैर ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैटिक चार्जेस की एनर्जी को स्टोर करता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर, ठीक हो गया। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आज डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये हो गया कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन एक्चुअली बाय द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगेन उसी तरह से ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। हमने शुरू से कहा है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी की हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन में देखते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हर फिजिकल क्वांटिटी की होती है। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अगर एक कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की सलाहियत रखता है तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अगर एक कैपेसिटर कम चार्ज स्टोर करने की सलाहियत रखता है तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस कम है। ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन होगी। क्या होगी ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ठीक हो गया। अब हम इसकी देखते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में हम बाकायदा फार्मूला भी हमेशा डिफाइन करते हैं और क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिवली कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज stored per volt potential difference between the plates of a parallel plate capacitor। ये PPC पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक हो गया। और ये है पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम उसकी प्लेट्स को दें, यानी कि उसको जिस बैटरी से हम जोड़ेंगे उस बैटरी के पास उस बैटरी की जो वोल्टेज होगी वो 1 वोल्ट होगी, तो तभी वो बैटरी उसकी प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बना पाएगी, ठीक हो गया। तो इस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अंदर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा 1 वोल्ट के अंदर अंदर, इसका मतलब है उसकी कैपेसिटेंस हाई है। अगर वो उसी 1 वोल्ट के अंदर अंदर कम चार्ज स्टोर कर पाता है तो हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कम है, ठीक है। अब हमने क्वांटिटी डिफाइन कर दी, इसका हम यूनिट भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला भी पढ़ेंगे।
अब होता इस तरह से है कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी एक पॉजिटिव प्लेट है, ये है इसकी एक नेगेटिव प्लेट। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। इस बैटरी की वोल्टेज है V। इस बैटरी ने पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव चार्जेस इस एक प्लेट के ऊपर लगा दिए। अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। ये डिस्टेंस जितना आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली इतना नहीं होता, बहुत ही कम होता है, बहुत क्लोज प्लेट्स होती हैं एक रियल कैपेसिटर में। तो इतनी क्लोज हैं कि ये वाले जो चार्जेस हैं, ये भी मेटल प्लेट है, वो भी मेटल प्लेट है, दोनों मेटालिक कंडक्टर्स हैं। ये चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। इन चार्जेस ने इस प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करना है, इन्हें कहना दूर भाग जाओ। ठीक है ना। तो यहाँ के जो सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, आगे चले जाएंगे और वापस इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये हम कन्वेंशनली बात कर रहे हैं। असूलन तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो करते हैं। असूलन ये होना चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर आके डिपॉजिट हो जाएंगे और वो नेगेटिव चार्जेस उन नेगेटिव चार्जेस को रिपेल कर देंगे, वो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, असूलन उस तरह से होता है। हम कन्वेंशनल के मुताबिक कर रहे हैं तो हम उसके मुताबिक अपनी बात कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस इन पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल कर देते हैं, यहाँ पर इस प्लेट पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपको याद आ रहा हो, इसी किस्म की ही कोई चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी, शुरू में भी और कल वाले लेक्चर में भी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या था कि एक चार्ज बॉडी को एक दूसरी मेटल न्यूट्रल के करीब लेके आए हैं, तो उस चार्ज बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने उसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देना है और उसका जो क्लोज एंड होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और फार एंड उसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे था। तो वही काम यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं, ये उनको रिपेल कर देते हैं और चूँकि वो बैटरी के नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी लगे हुए हैं तो वो उनको एक और पुशिंग फोर्स बैटरी की तरफ से भी मिलती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और साथ साथ बैटरी की जो सलाहियत है चार्ज डिपॉजिट करने की, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, जितना चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा उतना ही ऑपोजिट चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा। सपोज इस बैटरी ने 2 कूलम का चार्ज इधर लगा दिया तो -2 कूलम का चार्ज दूसरी प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितना चार्ज है वो उतना ही चार्ज यहाँ पे रिपेल करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का असूल है कि अगर आप जितना चार्ज दे रहे हैं अगली ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उतना ही चार्ज आता है। ठीक है ना, 100 बंदे मिलके 1000 बंदों को नहीं धकेल सकते, 100 बंदे आएंगे तो वो 100 को ही धकेल पाएंगे, इसको इस तरह से समझ लें। तो अगर यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है, वो यहाँ से 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर देगा तो इस प्लेट के ऊपर -2 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से चार्ज डिपॉजिट होता है। बाकी बाकायदा जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे तो असूलन इस तरह से नहीं होती चार्जिंग डिस्चार्जिंग, सर्किट होता है जिसको हम कहते हैं RC सर्किट। RC सर्किट में यहाँ पर एक साथ रेजिस्टर भी लगाना पड़ता है सीरीज में। एक रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, डायरेक्टली बैटरी नहीं जोड़ते कभी भी। ठीक है ना, तो उस RC सर्किट को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे। फॉर नाउ हमने सिर्फ ये देख लिया। अब हम आ जाते हैं आगे, कैपेसिटर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब आप दोहराएंगे, हमने की है अभी, इससे पहले हमने क्या कहा, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमने क्या की कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उस हिसाब से कैपेसिटेंस का जो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। तो इसका यूनिट क्या है, मैंने फार्मूला देख लिया। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूमरेटर में क्या है कूलम, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वोल्ट, कूलम पर वोल्ट इसका यूनिट हो जाएगा। इसको हम इस यूनिट को हम कहते हैं हेनरी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। ठीक है ना, सॉरी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फेरेड से। F हेनरी होता है इंडक्टर का। ठीक हो गया, फेरेड से। तो फेरेड, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फेरेड है तो इसका मतलब है कि अगर उसको 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो उसकी प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 फेरेड है तो इसका मतलब है कि उसको अगर आप देंगे 2 वोल्ट की बैटरी तो क्या करेगा वो 4 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। यानी कि ये जो रेशो है उसकी, ये रेशो आएगी उसकी 2। ठीक है ना, या अगर उसी 2 फेरेड वाले कैपेसिटर को आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो 2 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा, तब उसकी कैपेसिटेंस को हम कहेंगे कैपेसिटेंस उसकी 2 फेरेड है।
ठीक हो गया ना। हमने एक और चीज़ जो हम हर क्वांटिटी में देखते हैं, हम देखते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। अब कैपेसिटेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसके साथ हम कभी भी वेक्टर वाला सिस्टम नहीं करते इसका, इसलिए वेक्टर वाला फार्मूला आपको कहीं पर नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। एक तो इसका वेक्टर वाला फार्मूला नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा था कि कुछ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ हम कभी कभार पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस लगा दिया करते हैं, जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि स्पीड जो कि स्केलर है लेकिन पॉजिटिव स्पीड नेगेटिव स्पीड भी हम कभी कभार कह देते हैं, जैसा कि कुछ और क्वांटिटीज़ जो हमने कल डिस्कस की हैं, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने कहा था कि उसके साथ भी कभी कभार पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दिया करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं, वो भी स्केलर है। लेकिन कैपेसिटेंस कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, हमेशा इसकी एक ही वैल्यू होती है, वो आप उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। आप ये नहीं कहते कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस +2 फैरेड है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस +5 है, इसकी कैपेसिटेंस -3 है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा 2 फैरेड है, 3 फैरेड है, 4 फैरेड है, वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है। तो यहाँ पर एक बात ये होगी कि ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये जो फार्मूला है C = Q/V, ये भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर फार्मूला जो है, जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो फार्मूला है ये वाला, ठीक है ना। इसके मुताबिक कैपेसिटेंस A/0/D। यहाँ पर A क्या है? A है एरिया ऑफ द प्लेट। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसका ये जो सारा एरिया होगा, लेंथ की बात नहीं कर रहा है, ये निशान इस तरह, क्योंकि 2D है तो एरिया दिखाना मुश्किल है। एरिया जो ये प्लेट बिल्कुल यूँ आगे पीछे होगी, ठीक है ना, ये 2D में आपको दिखा रहे हैं, तो उसका जो एरिया है सारा का सारा, ऊपर वाली प्लेट का नीचे वाली प्लेट का इक्वल एरिया वाली दोनों लेते हैं, वो होगा A। ε0 इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको आता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है और उसकी 2 प्लेट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस D दे दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, यानी कि फ्री स्पेस है। और उसके बाद आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है कि उसकी कैपेसिटेंस है 2 फैरेड सपोज़, और आपसे पूछ लिया जाता है कि वो दो जो प्लेट्स हैं उनके बीच में वॉल्यूम ऑफ स्पेस कितना है। तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि वॉल्यूम किधर से आ गया, वॉल्यूम तो फार्मूला में है ही नहीं। तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कहीं आसमान से नहीं आया, ये उसी फार्मूले से आया है। इसी फार्मूले में हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया ये कि हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया D से, हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया D से, ठीक है। तो ये AD, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये सारा वॉल्यूम आपके पास जवाब आ जाएगा। सो AD की जगह हमने वॉल्यूम लिख दिया, ε0 वैसे का वैसा है, D मल्टीप्लाइड बाय D, ये D² आ गया, ठीक हो गया। नीचे D² ये वाला आ गया। तो ये फार्मूला है। अगर आपको वॉल्यूम दिया जाता है, डिस्टेंस दे दिया जाता है और डाइलेक्ट्रिक नहीं दिया जाता, स्पेस कहा जाता है, तो आप कैपेसिटेंस भी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। आपको चाहे ये एरिया ऑफ द प्लेट्स ना भी पता हो तो वॉल्यूम वाला फार्मूला भी याद रखना है, ठीक हो गया। और एक और सवाल जो आपको आता है, आपको कहा जाता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो आप बताएं कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी कि कम होगी, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है मेरे पास तो फार्मूला है, मैं तो हूँ साइंसदान, मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगा और मैं देखूंगा कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस अगर डबल कर दिया है, इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम्स। लेकिन आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि डिस्टेंस इज इंक्रीज बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाइल एट द सेम टाइम द प्लेट्स आर चेंज्ड। प्लेट्स की जगह कोई और प्लेट्स लगा दी हैं, इस तरह से लगा दी हैं कि ओवरऑल द नेट वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस बढ़ा दिया है, उसकी जगह अब प्लेट्स अगर वही हैं, डिस्टेंस बढ़ा दिया है, एरिया सेम होगा, डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है, फिर तो ये सवाल आपका ठीक हो जाएगा कि डिस्टेंस 2 टाइम्स हो गया और कैपेसिटेंस कम हो गया। लेकिन अगर आपको वो कहता है कि हमने डिस्टेंस भी बढ़ा दिया है, हमने प्लेट्स भी चेंज कर दी हैं, कोई बड़े एरिया वाली या छोटे डिफरेंट एरिया वाली प्लेट्स लगा दी हैं उसकी जगह पर, और इस तरह से लगाई हैं कि वॉल्यूम जो उन दोनों प्लेट्स के बीच में इनक्लोज्ड है स्पेस का, ये सारा ये कांस्टेंट है, तो अब बताएं कैपेसिटेंस डबल होगी कि ट्रिपल होगी कि 9 टाइम्स होगी कि क्या होगी, जो भी होगी। तो उस केस में आपने फिर इस वाले फार्मूले की तरफ आ जाना है, ठीक हो गया।
इस फार्मूले में क्या है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आप लेंगे तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर क्या था कि अगर आप एरिया कांस्टेंट लेंगे तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंपली डिस्टेंस। तो अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस आपका 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो कैपेसिटेंस हाफ हो गई थी, सॉरी ये मैंने यहाँ पर उल्टा बोल दिया। यहाँ पर अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा प्रॉब्लम अगर आप इसको ये वाला फार्मूले को नहीं देखेंगे। तो आगे आ जाएं। खैर ये हमने बेसिक सा फार्मूला पढ़ लिया। आगे है ये बात, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। अब तक हमने एप्सिलॉन नॉट ही डिस्कस किया, एप्सिलॉन आर नहीं डिस्कस किया। हमने कूलम्स फोर्स पढ़ी, हमने इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी, हमने इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पढ़ा, फिर हमने कल पोटेंशियल पढ़ी, हमने फिर इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पढ़ा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कैपेसिटेंस के ऊपर इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा है, ये जो फार्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ये तब है जब आपने स्पेस को एज अ मीडियम कंसीडर करना है, यानी कि कोई मीडियम नहीं है दो प्लेट्स के बीच में, सिर्फ सिंपल वैक्यूम है, तो उस केस में ये फार्मूला लगेगा। सो कैपेसिटेंस इन वैक्यूम इज ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अगर आप उसकी जगह कोई इतनी रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम लगा देते हैं तो तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, ठीक है ना। आगे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, मीडियम को हम यहाँ पर ऊपर रख रहे हैं, वैक्यूम को नीचे। ये बात पते की है। इससे पहले आपने क्या किया था, हमेशा वैक्यूम वाली फोर्स को ऊपर रखते थे, मीडियम वाली फोर्स को नीचे रखते थे। क्यों? क्योंकि वैक्यूम वाली फोर्स ज़्यादा होती थी और मीडियम वाली फोर्स कम होती थी। वैक्यूम वाली फोर्स को ऊपर, ज़्यादा वाली क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, कम वाली क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वैक्यूम वाली ऊपर रखते थे और मीडियम वाली नीचे, ताकि बड़ी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी आंसर ग्रेटर देन 1 आए। हमने पोटेंशियल में भी यही सेम काम किया, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अब एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो मीडियम जब आ जाएगा, न्यूमरेटर में एक और वैल्यू आ जाएगी, तो ये सी मीडियम विल बी ग्रेटर देन दिस सी वैक, ठीक है ना। तो आपने मीडियम वाली कैपेसिटेंस को डिवाइड करना है वैक्यूम वाले कैपेसिटेंस के ऊपर, आपके पास जवाब आ जाएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। इसको रीअरेंज करें तो इसका मतलब है सी मीडियम विल बी इक्वल टू वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस टाइम्स एप्सिलॉन आर। वैक्यूम वाली कैपेसिटेंस अगर 10 है सपोज और एप्सिलॉन आर है 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो ये जवाब आएगा 20 आएगा। ये उससे ज़्यादा ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होती तो फिर मल्टीप्लाई करने पर 10 को अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 10 से कम आएगा ना, 0.1 आ जाएगा। तो इसीलिए मीडियम की मौजूदगी में जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ ग्रेटर देन वैक्यूम की प्रेजेंस में जो कैपेसिटेंस है बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स, ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है, द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम एक मरतबा फिर से शुरू से रिवाइज कर देते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। It is also equal to electric field strength in the presence of vacuum divided by electric field strength in the presence of medium. It is also equal to potential in the presence of vacuum divided by potential in the presence of any medium other than vacuum. It is also equal to capacitance in the presence of medium. अब आपने medium ऊपर रखना है, medium वाली capacitance divided by capacitance in the presence of no medium या in the presence of vacuum. तो ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा, इन सारों का आंसर रिलेटिव परमिटिविटी, आपके पास इसका जवाब आ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब इससे पहले हमने फार्मूलाज की बेसिस पर देखा कि किस तरह से डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि असल में होता क्या है ऐसा डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन से कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो होता इस तरह से कि हम एज्यूम करते हैं कि एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक जो है हमने मीडियम ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक का जो मीडियम है इसके अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना।
सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये सारा का सारा। तो हमने क्या करना है, अब हमने इस कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज दे देना है। अब हमने इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस प्लेट को हमने कर दिया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स थे और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोजर में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सपोजर में आ गया। तो अब यहाँ वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इन मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो डिस्प्लेस हो जाएगा इस तरफ। यहाँ पर वो जो मॉलिक्यूल थे वो इस तरह से थे, बिल्कुल स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्प्लेस हो गया है टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के एक एंड पर ज़्यादा हो गया है और मॉलिक्यूल के दूसरे साइड पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट हो गया है। अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल की बजाय अब ये डायपोल हो गया है। स्टिल नेट तो चार्ज इसके ऊपर जीरो ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब नॉन यूनिफॉर्म है। मॉलिक्यूल के एक एंड पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल के दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो अब इसको हम डायपोल कहते हैं। ठीक है ना, तो इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, the molecules of dielectric are exposed to the external electric field that is produced by the plates of the parallel plate capacitor, and the neutral molecules which have previously uniform electronic distribution are now converted into a dipole with non-uniform electronic distribution. आप कहेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया, हो गया, डाइपोल भी हो गया, सब कुछ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गई। कैपेसिटेंस का क्या, कैपेसिटेंस को क्या हुआ, कैपेसिटेंस को ये हुआ कि कैपेसिटेंस इंक्रीज इस वजह से होती है कि जैसे ही ये डायपोल्स बनते हैं, इस डायपोल की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको मैं शो कर रहा हूँ ED से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, जिसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल। जबकि ये जो EC है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ठीक हो गया, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी। अब हर मॉलिक्यूल के अंदर, ये आपको येलो लाइंस नजर आ रही हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर इस तरफ छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अब इन्होंने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, कंप्लीटली कैंसिल नहीं किया, अप टू सम एक्सटेंट उसको कम करने की कोशिश की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाकी बच जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द डाइपोल्स। ठीक है ना, तो ये अब कम हो जाएगी एज कंपेयर टू यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्योंकि डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश की है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब कम हो गई है, तो अब क्या हो गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन डिक्रीज्ड। आपने कल फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब क्या हुआ, डिस्टेंस तो सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कम हो गया है। ठीक है ना, डाइइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो चार्ज्ड है उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे, डाइइलेक्ट्रिक सारा का सारा डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि उस प्लेट, दो प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब कम होगा तो कैपेसिटेंस का जो आपके पास फार्मूला है वो ये है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज वही का वही सेम ही है। ठीक है ना, चार्ज हमने इसको चेंज नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बैटरी स्टिल डिसकनेक्टेड है। तो जितना चार्ज है उसने हवा में तो नहीं उड़ जाना, वो वहीं पर ही रहेगा। सो दिस इज वाई, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक इंसर्शन से जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना है वो पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब ये जो है कैपेसिटर कम वोल्टेज में ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है। सपोज अगर ये डाइइलेक्ट्रिक ना होता और हम इसकी प्लेट्स के ऊपर 2 कूलम का चार्ज दे देते, ठीक है, उसके बाद हमने डाइइलेक्ट्रिक और इसकी प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होता 1 वोल्ट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होती, Q/V 2 फैरेड हो जाती कैपेसिटेंस। अब हमने क्या किया, अब डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया,
ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ने इंट्रोड्यूस करवाने से ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स का कम हो गया, ठीक है ना। अब सी डैश में लिख रहा हूँ, तो चार्ज वही का वही रहेगा, 2 का 2, पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा। पोटेंशियल कैसे कम हो जाएगा, ये इसको मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूँ, इसको सीधा लिखना चाहिए, राइट। तो पहले था 2 कूलम का चार्ज, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस थी 2 फैराड। अब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया, चार्ज वही का वही रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गई, सपोज हाफ हो गई, तो 0.5 वोल्ट हो गई। तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या आता है, 4 आता है। तो क्या हो गया, अब कैपेसिटेंस आप देखें ये 4 हो गई है, पहले की निस्बत बढ़ गई है। तो सेम चार्ज है, पोटेंशियल कम कर दिया आपने, कैपेसिटेंस बढ़ गई। दूसरी बात इसकी ये है कि इफेक्टिव सिग्मा, ये क्या है, हमने कल पढ़ा था ये वैल्यू, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन से। कैसे डिक्रीज हो जाती है कि पहले क्या था कि इस प्लेट के 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, पहले क्या था कि इस प्लेट के 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर सपोज चार्ज क्यू था, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर सपोज चार्ज क्यू था। अब क्या हुआ, यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके साथ साथ नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन गई है, क्योंकि इन पॉजिटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर अंदर वाली साइड पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन गई है, उसने उस पॉजिटिव चार्जेस को नेगलेक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है ना, कैंसिल करने की कोशिश की है। तो जो नेट यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी इस जगह के ऊपर, सपोज अब इसी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो है वो चार्ज क्यू है, अब ये छोटा क्यू है, ये कम है, ठीक है ना। तो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक द इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। पहले चार्ज इसी 1 स्क्वायर मीटर के अंदर पर यूनिट एरिया के अंदर क्यू था, आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक उसी 1 मीटर स्क्वायर के अंदर इफेक्टिव चार्ज जो है वो है स्मॉलर क्यू, ठीक है ना। तो इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो गई है। हमने कल पढ़ा है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेस्ड ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स क्या होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट रहेगा। तो सिग्मा कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अगेन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो गया है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 रीजंस आपको दोनों सेपरेट आनी चाहिए। एक तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कैंसिल कर देता है, दूसरा इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी को कम करने की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की में कमी आती है, ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज अपॉन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आगे वाली बात है कैपेसिटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले कैपेसिटेंस Q या V पर डिपेंड नहीं करती। हमने कहा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V, तो इससे लगता ऐसे है कि एज इफ कैपेसिटेंस Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम हो। वैक्यूम होगा तो एप्सिलॉन नॉट लिख दें, वरना किसी और मीडियम की लिखें। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जिस तरह आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे R इज इक्वल टू V/I है, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है इस फार्मूले का कि रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करती है या रेजिस्टेंस I पर डिपेंड करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। ये दोनों फैक्टर्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसी तरह से ये दोनों फैक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, C को इफेक्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ द 2 प्लेट्स। अगर ये 2 हमने पतली सी प्लेट्स ले ली हैं तो इस केस में क्या होगा कि 2 पतली प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस अगर D है और उसकी कैपेसिटेंस है C1 और उनको हम रिप्लेस कर दें 2 मोटी प्लेट से, ठीक है ना, थिकर प्लेट से, तो अब क्या होगा कि स्टिल अगर उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो D है और कैपेसिटेंस C2 है तो वो C1 C2 के बराबर होगा और दोनों की कैपेसिटेंस C होगी, सेम होगी, ठीक है ना। As long as the distance between the plates remains constant, as long as the medium is not changed, as long as the area of the plates remains constant, the capacitance of a parallel plate capacitor always remains the same. It does not depend on the thickness between the 2 parallel plates. It does not depend on Q or V. तीसरी बात कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज जितना डालते हैं
दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नेट कितना चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर है, तो आप कहेंगे नेट चार्ज जो है वो 0 है। नेट चार्ज कोई भी स्टोर नहीं होता कैपेसिटर के ऊपर, जितना पॉजिटिव होता है दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव आ जाता है। ओवरऑल दोनों प्लेट्स का मिला के 0 है, कोई चार्ज उसके ऊपर नेट स्टोर नहीं होता। ठीक हो गया, आगे आ जाए। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर हम बहुत सारा टाइम लगाने वाले हैं और इंशाल्लाह सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे, इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो ऐसा है, ये अगर एक बैटरी है और ये है कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम फर्दर इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक चार्ज Q निकलता है, ठीक है, बैटरी उसको एनर्जी W दे के भेजती है। ठीक है, तो बैटरी का जो वोल्टेज है V, दैट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। एक बैटरी 2 वोल्ट की है, इसका मतलब ये होता है कि बैटरी एक कॉलम चार्ज को जो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा उसको 2 जॉल एनर्जी दे के भेजेगी। तो 2 जॉल पर कॉलम या 2 वोल्ट उसकी वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ चार्ज दैट इट एक्वायर्स फ्रॉम द बैटरी इज गिवन बाय क्यू वी। ये बात समझ आई है? कोई चार्ज Q अगर बैटरी से निकलता है और उस बैटरी की वोल्टेज है V, तो उस चार्ज को बैटरी से QV एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इसको यहाँ से देखें, एक कॉलम चार्ज यहाँ से यहाँ तक अगर बैटरी से निकला है, चार्ज हमने एक कॉलम निकाला है, तो V क्या है, V वही का वही रहेगा। ठीक है ना, और इस एक कॉलम चार्ज को एनर्जी कितनी मिलेगी वो हम इस एरिया से निकालेंगे, और ये एरिया क्या होगा, ये एरिया हमें बताएगा कि एनर्जी इस चार्ज Q को कितनी मिली है। अगर हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज Q निकाल दिया है, इतना चार्ज, ठीक है ना, और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है, जो प्रोवाइड कर रही है वो है V, वो कांस्टेंट ही रहेगा, बैटरी तो एक ही है ना, तो इतनी एनर्जी उस चार्ज ने ले ली है, दैट W इज गिवन बाय QV। ठीक है ना, इस एरिया को, ये एरिया भी QV के बराबर होगा। और अगर Q चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है और बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इतनी एनर्जी, ये सारी की सारी, ये पूरा का पूरा एरिया, इतनी एनर्जी उस बैटरी ने उस चार्ज को दी है, ये भी QV के बराबर। अब कैपिटल Q हमने लिख दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि एक चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर जाता है और उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उस चार्ज को जितनी एनर्जी मिलती है वो होती है ये Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चार्ज अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आया, बिल्कुल उसमें कोई एनर्जी नहीं है, बैटरी ने उसको पॉजिटिव से निकाल दिया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था V, जितने की वोल्टेज है बैटरी की, तो एनर्जी उस चार्ज को ये वाली मिल गई, QV के बराबर। ठीक है, ये है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्ज। अब ये चार्ज जब जाके डिपॉजिट होगा कैपेसिटर के ऊपर, तब क्या होता है, अब उधर आ जाए। शुरू में जब कैपेसिटर अनचार्ज्ड है, पहला चार्ज जब आप जाके लगाएंगे उसके ऊपर आपकी कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगनी। ठीक है ना, उसके बाद जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, वैसे वैसे कैपेसिटर की जो पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, ये बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो कैपेसिटर शुरू में 0 वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट नहीं हो जाती। दोनों की जब बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटर फर्दर चार्ज होना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, तो बैटरी उसको अपनी वोल्टेज तक लेकर जाती है। तो अगर बैटरी की वोल्टेज है V, तो शुरू में जब चार्ज कुछ भी डिपॉजिट नहीं हुआ, तो देखें y एक्सिस पर कुछ भी नहीं है, x एक्सिस भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है। जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उस पर लगाते जाते हैं, तो क्या होता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है। हम और चार्ज देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ता है, और जब ये पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस उस बैटरी की वोल्टेज को रीच कर जाता है, तो तब ये चार्ज Q यहाँ पे स्टोर होता है और वो मैक्सिमम चार्ज होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो ग्राफ बना है, देखें ग्राफ इस तरह का नहीं बना,
यहाँ पर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है। ग्राफ जो बना है वो इस तरह का ट्रायंगुलर ग्राफ बना है। तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड बाय द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द कैपेसिटर को कैलकुलेट करना चाहें कि जो चार्ज जितना इसने डिपॉजिट किया है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया यहाँ पे ऐसे वहाँ पे एरिया निकाला था, अब यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ट्राइंगल का एरिया है, बेस क्या है, बेस है Q, हाइट क्या है, हाइट है V। तो क्या हो जाएगा 1/2 QV। ये होगी एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। एनर्जी गिवन बाय द बैटरी कितनी थी, QV। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कितनी है, 1/2 QV। इसका क्या मतलब है कि बैटरी चार्ज को जितनी एनर्जी दे के भेजती है, जब वो चार्ज डिपॉजिट हो जाता है कैपेसिटर के ऊपर, तो कैपेसिटर उसकी हाफ एनर्जी ही स्टोर कर पाता है। बैटरी अगर 100 जूल एनर्जी सप्लाई करती है तो कैपेसिटर 50 जूल एनर्जी ही डिपॉजिट कर पाएगा मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर, ठीक है ना। आपको एक MCQ आता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज व्हाट, उसका जवाब आप लगाएंगे 50%। कि बैटरी ने जितनी एनर्जी दी है कैपेसिटर ने उसकी हाफ स्टोर की है, तो कैपेसिटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो क्या है, 50%। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज डिपॉजिट करते जाते हैं, अगला चार्ज जब यहाँ पे जाता है तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज उसको रिपेल करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से उधर से चार्ज निकालने की कोशिश करेगा उधर चाहिए, ताकि पॉजिटिव चार्ज निकले और इस पर नेगेटिव आए। तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये जो अपोजिशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें हर नया चार्ज अगला डालने के ऊपर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये कर्व सीधा नहीं बनता, ये इस तरह का बनता है। आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जाके पीक को रीच करता है, ठीक है ना। पहला चार्ज डिपॉजिट करने पर आपको उतनी एनर्जी नहीं लगती जितना आखिरी चार्ज डिपॉजिट करने पर एनर्जी लगती है, तो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला चार्ज भी जो निकला है उसको भी उतनी ही एनर्जी दे के भेजा है बैटरी ने जितना आखिरी चार्ज को दे के भेजा था, ठीक है ना। ये बात दोबारा से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। पहला चार्ज अभी बैटरी को जोड़ा है, बैटरी ने अभी करंट ड्राइव करना स्टार्ट किया है, तो पहला चार्ज भी जब वो ड्राइव करेगी तो उसको भी उतनी ही एनर्जी देकर भेजेगी जितना आखिरी चार्ज को देके भेजेगी बैटरी का। इसीलिए हमें हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिला है, ठीक है ना। इसका जो V है वो कांस्टेंट है। V क्या होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू 1 कूलम चार्ज, यही होता है ना पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, तो वो कांस्टेंट है। जबकि उस केस में एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 कूलम चार्ज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ये जो V है ना, ये बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म सा कर्व है। इस वजह से टोटल जो नेट एनर्जी हो जाती है इस एरिया वाली, वो कम हो जाती है हाफ से, इसकी निस्बत वो हाफ है। फिर से रिवाइज कर लें, बैटरी जितनी एनर्जी देती है कैपेसिटर उसकी हाफ स्टोर कर पाता है। बैटरी जितनी भी एनर्जी दे उसकी आधी एनर्जी ही कैपेसिटर के ऊपर स्टोर करती है। फिर से रिवाइज करें, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, 50% है, इसके ऊपर नहीं जाते। आगे चले जाएं। आगे है एनर्जी स्टोर्ड का। हमने अभी तक ये वाला भी फार्मूला तो देख लिया है ऊपर ग्राफ से, ये यहाँ पे देखा है 1/2 QV। इसमें थोड़ी सी एडिशन कर दें तो Q = CV हमने ऊपर पहले कैपेसिटेंस में पढ़ चुके हैं। इसमें Q की जगह CV डाल दें तो हाफ CV² आ जाएगा, ये भी फार्मूला है। अगर इसी में Q की जगह CV ना डालें, V की जगह Q/C डाल दें, तो V की जगह Q/C डाल दिया, फार्मूला बन गया 1/2 Q²/C। अब ये दोनों फार्मूले, वो वाला फार्मूला भी, ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब इनमें ये जो वैल्यू है हमें पता होगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। अगर तो ये चार्ज कांस्टेंट है Q, तो तब हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2। आपको कहा जाता है कि एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कांस्टेंट रखा है, उसकी कैपेसिटेंस डबल कर दी है, तो वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, वो जो नया कैपेसिटर है जिसकी डबल कैपेसिटेंस है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। हायर कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है उसके ऊपर उतना ही चार्ज स्टोर करें, चार्ज कांस्टेंट रखें, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट कैपेसिटर विल बी लेसर। बच्चे यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। वो वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो कहे कि एक बैटरी है 10 वोल्ट की, उसमें एक छोटी कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगाया हुआ है, फिर वो कैपेसिटर हटा के उसकी डबल कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगा दिया है जिसकी कैपेसिटेंस पहले वाले से डबल है। अब बैटरी वही है, बैटरी पहले भी 10 वोल्ट की थी, अब भी 10 वोल्ट की है, आपने कैपेसिटर और लगा दिया है,
तो अब यहाँ पर V कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने सप्लाई किया है वो कांस्टेंट है। तो अब एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अब अगर कैपेसिटेंस आप 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो ये 2 सिनारियोज हैं, इन दोनों केसेस को आपने डिफरेंटली देखना है। दूसरी बात यह है कि जब चार्ज कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब है कि जो है बैटरी जो है वो एब्सेंट है, ठीक है ना, चार्ज प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। बैटरी जब डिस्कनेक्टेड होती है तो तब आपने अगर कुछ वेरिएशन देखनी है, आपने फार्मूला कुछ आपको ज़रूरत है तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बैटरी जब डिस्कनेक्टेड होती है तो चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज उधर उधर नहीं जाता, जितना है उधर ही उतना ही रहेगा। इसीलिए अगर बैटरी प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। बैटरी प्रेजेंट है तो बैटरी कोशिश ये करती है कि कोई भी चेंज आए, आप कैपेसिटर की प्लेट्स को आगे पीछे करें, आप डाइलेक्ट्रिक निकालें और डाल दें, या कोई भी चेंज करें, तो बैटरी अगर प्रेजेंट है तो वो कोशिश करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रखे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जितना पहले था। तो बैटरी ट्राइज टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज़ वाई जब आप बैटरी प्रेजेंट वाला कोई भी सिनारियो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि V कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे आ जाएं। एक और फार्मूला भी इसका होता है एनर्जी स्टोर्ड बाय द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो ये है 1/2 CV² तक हम आ गए थे। हमने इस कैपेसिटेंस की जगह कैपेसिटेंस का फार्मूला लगा दिया तो हमारे पास फार्मूला आ गया ये वाला, ठीक है ना। इसकी जगह कैपेसिटेंस की जगह ये लगा दिया, रीअरेंज करके ये वाला फार्मूला आ गया 1/2 E² ε0 ε r, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की जगह वो फार्मूला लगाया और इस V की जगह हमने लगा दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला, V इज इक्वल टू ED वाला, ठीक है ना। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दिस एंड V इज इक्वल टू ED, ये एंड है, ठीक है। तो ED आ गया V² की जगह ED का स्क्वायर। इसको दोबारा से हमने रीअरेंज कर दिया और आखिर में हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बची ये। अब ये जो AD है हम इसको ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम के बराबर होता है। इसकी जगह हम V लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए एनर्जी डेंसिटी बताएं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस तरह से थी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम कहते थे चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। अब ये एनर्जी डेंसिटी जो है इसका मतलब है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने इस फार्मूले को वॉल्यूम पर डिवाइड कर देना है। तो आपने इधर एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लिया, ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, इसको वॉल्यूम पर डिवाइड किया तो इसका V कैंसिल हो गया, बाकी ये फार्मूला बचा 1/2 E² ε0 ε r। ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। आगे आ जाएं। अब हम पढ़ेंगे कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहे जब भी हम रजिस्टर के आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके जितने भी असूल और वैल्यूज़ होंगे और फार्मूलाज होंगे वो इसके ऑपोजिट होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सीरीज़ का फार्मूला है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में पैरेलल में लगता है एंड वाइस वर्सा। तो इधर आ जाएं। फॉरन सपोज ये बैटरी है, इसकी जो वोल्टेज है वो है V। इस बैटरी ने एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इधर जाके इधर डिपॉजिट करवा दिया, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। ये पॉजिटिव चार्ज इस दूसरी प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रेवल कर जाएगा, इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जितना पॉजिटिव चार्ज इसने रिपेल किया है वो उतना ही है जितना ये खुद था। सपोज यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज बैटरी ने डिपॉजिट किया तो इसने 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आगे रिपेल कर दिया और यहाँ पर आ गया -2 कूलम का चार्ज। वो जो 2 कूलम का आगे रिपेल किया वो आके इधर डिपॉजिट हो गया, यहाँ पर +2 कूलम का आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसने दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला काम करना है। इसने आगे फर्दर 2 कूलम का चार्ज रिपेल कर देना है, इधर आ जाएगा -2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर हम नेगेटिव आ जाएंगे। इसी तरह फिर यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज, फिर यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज, फिर यहाँ पर +2 कूलम का चार्ज, यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज, फिर +2 कूलम का चार्ज, फिर -2 कूलम का चार्ज, और यहाँ से जो +2 कूलम वाला निकलेगा वो वापस बैटरी के अंदर आ जाएगा। तो बैटरी ने क्या किया, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो बैटरी क्या करती है, सारे के सारे कैपेसिटर्स के ऊपर कितना चार्ज आता है एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज जो है दैट इज सेम फॉर ऑल द कैपेसिटर्स, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। वो डिपेंड करती है कि कौन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। सो V इज इक्वल टू क्या आ जाता है, Q/C। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास
अगर कोई कैपेसिटर हायर कैपेसिटेंस वाला है तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी। चार्ज सारों पे सेम होगा, लेकिन अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी उसकी प्लेट्स के बीच में वो कम होगा। ठीक हो गया ना। तो हमें क्या, हमारे पास फार्मूला क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 QV। Q तो सबका सेम है, लेकिन V जो है ये डिफरेंट है। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट वुड बी लेसर। Q वही रहेगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेट्स के अक्रॉस कम हो जाएगा, तो उसके अक्रॉस एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज करते हैं। सारे के सारे कैपेसिटर सीरीज़ में सेम चार्ज अपने ऊपर स्टोर करते हैं। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कम स्टोर होती है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। समझ आ गई ना ये बात, यहाँ पे इसको नोट कर लें। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट भी ट्रू है। जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस, उसकी प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। चार्ज उसका भी वही है, लेकिन चूँकि V ज़्यादा होगा उसका, तो एनर्जी भी वो ज़्यादा स्टोर करेगा। तो लो कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ये पॉइंट आप लिख लेंगे। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, हम सिंपली फार्मूला देखेंगे क्योंकि हमारे काम का वही है। ठीक है, तो फार्मूला है 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन until 1/Cn if n number of capacitors are joined in series combination। तो सारों के रेसिप्रोकल्स को निकाल के ऐड कर दें तो आपके पास जवाब आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, राइट। अगर सारे के सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों, यानी कि सारे 10 फैरड के हैं या सारे 2 फैरड के हैं, सारों का कैपेसिटेंस 5 है, सारों का कैपेसिटेंस 6 है, या सारों का कैपेसिटेंस अगर C है, तो आपने उनको डिवाइड कर देना है उनकी तादाद पर। जितने नंबर है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, उसको डिवाइड कर दें n के ऊपर, जो जवाब आएगा वो आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक बात याद रहे कि इस केस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज लेसर देन एनी ऑफ द कंपोनेंट कैपेसिटर्स। ठीक है, या इसको दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी लिखते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट कैपेसिटर। अगर ये 2 फैरड का है, ये 3 फैरड का है, ये 4 फैरड का है, ये 15 फैरड का है, ये आधे फैरड का है, तो इनको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगी वो इस स्मॉलेस्ट से भी छोटी होगी, आधे से भी कम होगी, 0.5 से भी कम होगी। ठीक है ना, ये सीरीज़ में होता है। अच्छा, अगर 2 डिफरेंट कैपेसिटर आपको दे दिए जाते हैं, 2 सिर्फ, तो उस केस में आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये रेसिप्रोकल फार्मूले से ही हमने निकाला है बेसिकली, आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उनके सम के ऊपर। C1 और C2 2 कैपेसिटर हैं जो डिफरेंट हैं, तो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विल गिव यू द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आ जाते हैं पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि सपोज ये बैटरी है V, तो ये क्या करेगी, इस कैपेसिटर को भी V, इसको भी V, इसको भी V, सारों को V वाला पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर देगी। तो ऑल द कैपेसिटर शैल हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर प्लेट्स, लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा। सो V इस केस में जो है सेम रहता है सारे कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है। नाउ Q इज इक्वल टू CV। तो अगर कोई कैपेसिटर हायर कैपेसिटेंस का है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कोई कैपेसिटर हायर कैपेसिटेंस का है तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अब एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या होती है, दैट इज गिवन बाय हाफ QV। V तो हो गया कांस्टेंट सब के लिए, चार्ज डिफरेंट है, तो जो कैपेसिटर चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमने अभी देखा है जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हाई होती है वही चार्ज ज़्यादा स्टोर करता है, और वो जब चार्ज ज़्यादा स्टोर करेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर करेगा। फिर से रिवाइज करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के अंदर सारे के सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जो कैपेसिटर ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला होता है उसके अक्रॉस चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है, उसकी प्लेट्स पर चार्ज ज़्यादा स्टोर होता है, तो वो एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर करता है। ज़्यादा कैपेसिटेंस मीन्स ज़्यादा एनर्जी। पैरेलल में, सीरीज़ में उल्टा था,
ज़्यादा कैपेसिटेंस से वोल्टेज कम हो जाती थी, वोल्टेज कम, पोटेंशियल कम होता था प्लेट्स का अक्रॉस, तो एनर्जी भी कम। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बड़ा कैपेसिटर लगाओगे वो कम एनर्जी स्टोर करेगा, पैरेलल कैपेसिटर में बड़ा कैपेसिटर लगाओगे वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक हो गया। इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला जो काफ़ी सिंपल है, इस केस में आपने सिंपली ऐड कर देना है। ये 2 फैरेड का है, ये 4 फैरेड का है, ये 5 फैरेड का है, तो नेट क्या आएगा 2 + 4 + 5। कुछ रेसिप्रोकल वाला काम नहीं है। और अगर आइडेंटिकल n कैपेसिटर्स हैं तो आपने क्या करना है, C कैपेसिटर, C वाले कैपेसिटर, सारों की कैपेसिटेंस C है और n नंबर है, तो उसको उनकी तादाद से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। आगे आ जाए, एक क्वेश्चन है, अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ द चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, by how many times will the energy stored by it will increase? Charge stored by the capacitor is increased by 2 times. By how many times the energy stored by it will increase? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताया नहीं गया कि वोल्टेज कांस्टेंट है कि क्या कांस्टेंट है। अब आपके पास तो 2 फार्मूले हैं, एक फार्मूला है 1/2 QV, एक फार्मूला है 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C। ठीक है, ये भी कैपेसिटेंस का फार्मूला है, ये भी कैपेसिटेंस का फार्मूला है। इसके मुताबिक देखें तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, तो चार्ज अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो कैपेसिटेंस भी 2 टाइम्स इंक्रीज होनी चाहिए। आप लगा देंगे कैपेसिटेंस का जवाब 2 टाइम्स, ऑप्शन में 2 टाइम्स भी होगा, गलत हो जाएगा। आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये एनर्जी स्टोर्ड है, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं है, ठीक है। इसके मुताबिक तो एनर्जी स्टोर डबल होनी चाहिए इस फार्मूले के मुताबिक, लेकिन ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। क्यों? क्योंकि उसने आपको नहीं कहा कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, उसने आपको ये नहीं कहा कि हम जिस बैटरी से पहले जोड़ के रखे हुए हैं उसी बैटरी से ये भी जोड़ के रखा हुआ है, ये बात नहीं की। अगर वो कहता कि सेम बैटरी से जोड़ा हुआ है लेकिन अब उसके पास पहले की निस्बत डबल चार्ज है, तो अब आप बताएं कि अब उसके ऊपर जो पोटेंशियल, उसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ज़्यादा है कि कम है, तो फिर तो चलो आप ये वाला फार्मूला लगाएं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये वाला फार्मूला की तुक नहीं बनती, फिर अभी आप जो है ये वाला फार्मूला बेहतर तौर पर उसूलन ये वाला फार्मूला आपको लगाना चाहिए जो ज़्यादा अच्छा फार्मूला है, ठीक है ना। जब चार्ज और पोटेंशियल दोनों का हमें देखना हो, दोनों जब चेंज हो रहे हों, और उस केस में जब अभी आप आगे भी देखेंगे कि कहाँ हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो खैर अगर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है तो इसमें तो चार्ज है ही नहीं, कन्फ्यूजन आपको इन 2 फार्मूलाज में होनी चाहिए कि ये लगाना है कि वो लगाना है। तो ये आप तब लगाएं भाई साहब जब V आपको उसका पता हो कि V कांस्टेंट है या V बढ़ रहा है या V कम है कि क्या है। आपको नहीं बताया गया, आपको कहा गया कि बस कैपेसिटर अभी भी वही है जो पहले था, उसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है डबल जो है हमने कर दिया है। तो आपने वो फार्मूला लेना है जिसके अंदर कैपेसिटेंस हो सके, आप कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रख सकें और चार्ज के साथ उसका रिलेशन देखें। तो अब क्या होगा कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन इट। तो अब अगर आप चार्ज क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी, और इसका जवाब होगा 4, ठीक है ना। 2 नहीं होना इसका जवाब, इसका जवाब 4 होगा। अगला ये भी क्वेश्चन अब आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 2 चार्जेस, एक है 2 माइक्रोफेरेड का, एक है 4 माइक्रोफेरेड का, उनको हमने सीरीज़ में जोड़ दिया है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, चार्जेस नहीं सॉरी कैपेसिटर्स, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड का, ये एक 4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, इनको हमने सीरीज़ में जोड़ दिया है। ये है बैटरी। तो वो कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय देम। इसकी एनर्जी सपोज है E1, इसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो है E2। तो अब वो पूछ रहा है कि आप E1 डिवाइडेड बाय E2 ये रेशो हमें बताएं, कैसे निकालेंगे। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वो वाला जिसमें चार्ज कांस्टेंट रख के कैपेसिटेंस चेंज होती है, ठीक है ना। 1/2 QV वाला यहाँ पर भी नहीं लगाना हमने, क्योंकि कैपेसिटेंस को वेरिएबल रखना है। तो आपने 2 चीज़ें देखनी होती है हमेशा फार्मूला अप्लाई करते वक्त कि कांस्टेंट कौन सी चीज़ है और वेरिएबल कौन सी चीज़ है।
इन्हीं दोनों चीज़ों की बेस पर आपने फैसला करना है कि फार्मूला कौन सा लगाना है। आपके सेलेक्टेड फार्मूले में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो अभी इस केस में कांस्टेंट क्या है, चार्ज है, तो हमें चार्ज वाला फार्मूला चाहिए। चार्ज वाले दो फार्मूले हैं, 1/2 QV, 1/2 C, 1/2 Q²/C। तो हमने देखना वेरिएबल उन दोनों में से कौन सा है। हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल क्या है, V वेरिएबल नहीं है, V तो कांस्टेंट है, सेम ही बैटरी है ना, बैटरी की वोल्टेज तो चेंज नहीं कर रही, ऑल्दो इसकी वोल्टेज उसकी वोल्टेज डिफरेंट होगी, लेकिन बेसिक चीज़ हमारे पास जो ज़्यादा बेहतर सेलेक्ट करने वाली है वो कैपेसिटर वाली है। तो हमें उसमें कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमने फार्मूला लगाना है फिर 1/2 Q²/C वाला। ठीक है, ये वाला आप फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे, 1/2 Q²/C। एनर्जी स्टोर्ड by this capacitor E1 is 1/2 Q²/C. Energy stored by that capacitor E2 is 1/2 Q²/C2। ये C1 है वो C2 है। ठीक है, रेशो निकाल लें, E1 डिवाइडेड बाई E2, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, बाकी क्या बचेगा, C2/C1। C2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो C1 आ जाएगा नीचे। ये आ जाएगी हमारे पास रेशो। अब C2 क्या है, वो है 4 माइक्रोफेरेड, C1 क्या है 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल ही हो जाना है, तो रेशो क्या होगी 2:1। ये रेशो होगी। ये सीरीज़ है, सीरीज़ में हमने अभी क्या कहा था कि सीरीज़ में जिसकी कैपेसिटेंस कम होती है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है। तो ये वाला जो कैपेसिटर है इसमें एनर्जी कम स्टोर होगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। ठीक हो गया, इसीलिए E1 to E2 की रेशो 2:1 है। इसकी और उसकी जो रेशो है 2:1 है। उसमें अगर 1 जॉल स्टोर हो रही है तो इसमें उसकी डबल स्टोर होगी, 2 जॉल्स। आगे आ जाएं। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, इनको गौर से सुनिएगा। इसमें हमने देखना है कि डाइलेक्ट्रिक की इंसर्शन से अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या क्या चेंजेस आती हैं, अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। इसमें हमने ये भी देखना है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आती हैं जब बैटरी कनेक्टेड होगी, और अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या क्या चेंजेस आएंगी अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हो। ये चार हमने आगे वाली जो स्लाइड्स पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो आज ये कन्फ्यूजन आपने मिटा के जानी है। इसका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कन्फ्यूजन हो, आपने ग्रुप में मुझसे पूछना है, एंड आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल रिप्लाई यू, और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये डाउट छोड़ना नहीं आज, डाउट की ऐसी की तैसी कर देनी आज। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक की इंसर्शन विद द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी जोड़ी हुई है और बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या होगा। सबसे पहले बैटरी अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इससे पहले हमने शुरू में कहा था कि डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है और पोटेंशियल कम हो जाता है, वो बैटरी डिसकनेक्टेड वाला था, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और वो सारी बातें जो हमने पिछली किसी स्लाइड में की हैं वो बैटरी डिसकनेक्टेड वाला केस था। अब बैटरी कनेक्टेड वाला केस है, ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंट चीज़ है। तो बैटरी अगर कनेक्टेड हो और आप डाइलेक्ट्रिक डालें, आप डिस्टेंस बढ़ाएं, आप कुछ भी करें, जब तक बैटरी कनेक्टेड है वो वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। बिफोर इंसर्शन अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, आफ्टर इंसर्शन भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। आगे आ जाएं, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। तो अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, पहले नहीं था, तो ये एप्सिलॉन R की वैल्यू पहले नहीं होगी। आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है तो अब एप्सिलॉन R आ जाएगा। न्यूमरेटर में एक 1 से बड़ी चीज़ आपने ऐड की है, ग्रेटर देन 1, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज होगी, एप्सिलॉन R टाइम्स। पहले अगर C थी तो अब C मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R हो गई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। चार्ज को देख लें, चार्ज का फॉर्मूला है Q = CV। इसमें जो V है हमने कहा है वो कांस्टेंट है, इसमें जो C है हमने कहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो C अगर इंक्रीज हो रहा है तो Q भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, जितना C इंक्रीज हुआ है। C अगर एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो Q भी, पहले Q है तो अब एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V डिवाइडेड बाई D। तो अब इसमें जो V है हमने कहा वो कांस्टेंट है, इसमें जो D है उसकी तो हमने बात ही नहीं की, डिस्टेंस तो बढ़ाया कम नहीं किया, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले E थी तो अब भी E रहेगी।
अब आ जाते हैं एनर्जी, काम की बात पे। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर 1/2 QV। अब देखें हमने आगे वाली सारी जितने भी हम डिस्कस करेंगे हम 1/2 QV लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि Q को क्या है और V को क्या है। हो सकता है दोनों चेंज हो सकता है एक चेंज हो, और एक अगर कांस्टेंट भी रखी हुई है तो हमें ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो और चार्ज चेंज हो रहा हो। तो हमें एक ही फार्मूले में Q भी चाहिए, V भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 1/2 QV वाला चुना। 1/2 CV² चुनते, उसमें Q नहीं था। 1/2 Q² C चुनते, उसमें V नहीं था। हमने पीछे क्या बात की, ऐसा फार्मूला चूज करना है जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो, ताकि हम दोनों को, एक को कांस्टेंट रख के वेरिएबल का इफेक्ट जान सकें। इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। इसमें V कांस्टेंट रख देंगे तो V का इफेक्ट खत्म हो गया। Q क्या हो रहा है, Q इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। Q इंक्रीज हो रहा है विद V कांस्टेंट, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी, जितना Q इंक्रीज हो रहा है। Q एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी अगर पहले W थी तो W मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन R हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब समराइज इसको अगर हम करें तो बैटरी अगर कनेक्टेड हो और आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी हायर, इंक्रीज हो जाएगी। आगे आ जाएं। अब हम सारा वही सिनारियो देख रहे हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, बट नाउ द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। अब इसको देखें, बिफोर इंसर्शन क्या होगा, आफ्टर इंसर्शन। बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, रिकॉल करें। बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो हमने पहले कॉलम में वही कांस्टेंट वाली चीज़ डाल दी। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक डाला, बैटरी है ही नहीं कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखे, तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहना, चार्ज कांस्टेंट रहना है। तो चार्ज क्या होगा, अगर पहले Q है तो आफ्टर इंसर्शन भी वो Q ही रहेगा। कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D। एप्सिलॉन R इंसर्ट, यहाँ पे हमने एडिशन कर दी उसकी, पहले ये एप्सिलॉन R नहीं था, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब हमने न्यूमरेटर में एप्सिलॉन R की वैल्यू डालनी पड़ेगी। एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। पहले कैपेसिटेंस C थी तो अब कैपेसिटेंस C टाइम्स एप्सिलॉन R हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें पता है V इज इक्वल टू Q बाय C। इसमें Q क्या है, वो कांस्टेंट है, हमने देख लिया। C क्या हो गया, C इंक्रीज हो गया। C इंक्रीज हो गया तो वो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल डिफरेंस, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, ठीक है। कितना डिक्रीज, जितनी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई है उतना ही ये डिक्रीज होगा। कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज हुई है तो पोटेंशियल एप्सिलॉन R टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, V बाय एप्सिलॉन R लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V ओवर D, वही पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला है। हमने डिस्टेंस की बात ही नहीं की, पोटेंशियल की बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पोटेंशियल क्या है, किधर है पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, उतनी ही डिक्रीज होगी जितनी पोटेंशियल डिक्रीज हुई है, ठीक है। VE बाय एप्सिलॉन R। अगेन अब एनर्जी, हमने फार्मूला कौन सा चूज करना है जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें वेरिएबल भी हो। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, तो हमें फार्मूले में Q चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें फार्मूले में V भी चाहिए। तो फार्मूला कौन सा चूज करेंगे, 1/2 QV, ठीक हो गया। तो 1/2 QV वाला फार्मूला हमने चूज कर लिया। इसके मुताबिक अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, उसका तो इफेक्ट खत्म हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम हो रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर भी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी, एप्सिलॉन R टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और आप डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। ये बात ध्यान में रखें। आगे आ जाते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। इसमें भी दो केसेस हैं, बैटरी कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला, ठीक है। बैटरी डिस्कनेक्टेड हो और आपने एक आइसोलेटेड कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है कैपेसिटर, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, सिर्फ बैटरी डिस्कनेक्टेड है, आपने पकड़ के प्लेट्स को सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा। तो सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, अगेन याद करें, चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो पहले कॉलम में हमने चार्ज डाल दिया, चार्ज कांस्टेंट रह गया, Q था पहले, बाद में भी Q ही रहा है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब यहाँ पर हमने एप्सिलॉन R नहीं लिखा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन R तो है ही नहीं, हमने डाइलेक्ट्रिक तो इंसर्ट ही नहीं किया।
तो अब क्या होगा कि कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है डिस्टेंस, इसको हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। डिस्टेंस बढ़ाया है तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना बढ़ाया है उतनी ही कैपेसिटेंस कम होगी। हमने अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर हमने सपोज डिस्टेंस n टाइम्स इंक्रीज किया है, तो कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। पहले C थी तो अब C बाय n हो जाएगी। ठीक है, आगे आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे हमने फार्मूला लिया है गॉसेस लॉ वाला, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा भी कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है Q के ऊपर और डिवाइडेड बाय A के ऊपर। ना तो हमने एरिया चेंज किया है, ना ही हमने Q चेंज किया है, चार्ज भी उतना ही है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट ही रह जाएगी। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अगर E है तो बाद में भी E ही रहेगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए हम पोटेंशियल का जो है फॉर्मूला वो निकालेंगे। ठीक हो गया। अब पोटेंशियल का आ जाए V इज इक्वल टू ED। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये ख़त्म हो गया। D जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है। D कितना इंक्रीज हुआ है, n टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स। यानी कि बैटरी डिसकनेक्टेड है तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर प्लेट्स पकड़ के डिस्टेंस कर दी है, थोड़ा सा दूर कर दिया, डिस्टेंट कर दी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले V था, अब वो n टाइम्स बढ़ गया। अब हमने आ जाना एनर्जी पे। अगेन यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, फार्मूले में चार्ज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है, फार्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए, इसलिए हमने फार्मूला 1/2 QV वाला लगाया। तो अब देखें, चार्ज कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, तो एनर्जी विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। यानी कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पड़ा हुआ है और उसके साथ बैटरी जो है वो नहीं लगी हुई और आपने उसका डिस्टेंस डबल कर दिया है, तो एनर्जी स्टोर्ड बाय दैट कैपेसिटर विल आल्सो बी डबल्ड। आपने उसको दूर करने में जितना वर्क किया है, वो आपका जो वर्क है ना, वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप सोचेंगे कि बैटरी तो लगी नहीं हुई, एनर्जी आई किधर से? एनर्जी पहले 10 जॉल थी, आपने डिस्टेंस डबल कर दिया, अब डबल होकर एनर्जी 20 जॉल होगी ना, इस फार्मूले के मुताबिक n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो एनर्जी आई किधर से? बैटरी तो लगी ही नहीं हुई, उसको एनर्जी देने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो आपने जो वर्क किया है उस बैटरी की प्लेट्स को सेपरेट करने में, वो आपका जो वर्क है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू दैट एनर्जी। ठीक हो गया। इसका उल्टा होगा अगर आप डिस्टेंस कम कर देंगे। अब ये तो हमने कहा जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। अब आ जाए जब बैटरी कनेक्टेड होगी और अब अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगेन बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और हमने डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है बाय n टाइम्स। ये इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं है, सॉरी। ठीक हो गया। अब अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है बाय n टाइम्स तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। पहला कॉलम हमने हमेशा इसलिए कांस्टेंट वाला रखा है। तो बैटरी क्या है, पहले अगर V है तो अब भी V ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा प्लेट्स के बीच में। कैपेसिटेंस डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया n टाइम्स, कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स, C से C बाय n हो जाएगी। चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू CV। V तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दें। C क्या हुआ है? C डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है? n टाइम्स, तो Q भी डिक्रीज हो जाएगा n टाइम्स। पहले Q था, अब Q बाय n हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखें, D क्या है? V तो कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। D क्या हुआ? D हैज़ इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो इंक्रीज बाय n टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले E थी, अब E मल्टीप्लाइड बाय n हो गई है। ठीक है। एनर्जी, अगेन एनर्जी में वही फार्मूला हमने 1/2 QV वाला लगाया है। तो क्या है इसमें? V कांस्टेंट है, Q क्या हुआ है? चार्ज डिक्रीज हुआ है, चार्ज हैज़ बिन डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स, और एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल आल्सो बी डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। पहले W है, अब W बाय n हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पर बात है कि बैटरी तो कनेक्टेड है और आपने जब प्लेट्स को सेपरेट किया है, तो अब ऐसा क्या हुआ है कि बैटरी के कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी स्टोर्ड कम हो गई है। अब तो बैटरी कनेक्टेड है, अब क्या हुआ? या तो चलो सेम रहे या इंक्रीज हो। हम भी तो वर्क कर रहे हैं ना, हम वर्क कर रहे हैं। पहले अगर इससे पहले वाली स्लाइड में हमने कहा कि वर्क जो आपने किया है वही एनर्जी में बन जाता है, तो अभी तो वर्क कर रहे हैं। अब ये होता है कि जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो क्या होता है कि जो चार्ज है, जितना चार्ज उसके ऊपर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, वो चार्ज वापस बैटरी में फ्लो कर जाता है, इसीलिए चार्ज डिक्रीज हुआ। पहले अगर इस प्लेट पर 2 कूलम चार्ज था, इस प्लेट पर 2 कूलम चार्ज था,
और आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो चार्ज 2 कूलम से 1 कूलम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी किधर गया, हवा में नहीं उड़ गया वो, बाकी बैटरी ने वापस ले लिया। तो इस वजह से चूंकि चार्ज कम हो गया है, पोटेंशियल वही सेम का सेम ही रहा है, बैटरी ने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने की कोशिश में ये काम किया कि चार्ज वापस ले लिया, ठीक है ना। पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए ये ज़रूरी था कि चार्ज वापस लिया जाए। चार्ज वापस ले लिया, डिस्टेंस चूँकि बढ़ गया तो पोटेंशियल वही का वही रहा, लेकिन चार्ज कम हो गया तो एनर्जी कम हो गई, ठीक है। एक मरतबा इस सारी चीज़ों को फिर से हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। बैटरी अगर कनेक्टेड हो और आपने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दिया तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल इंक्रीज। आप सिर्फ ये आखिरी वाला कॉलम और ये पहला वाला कॉलम सबका याद रखें, तो बाकी आप खुद ही बना सकते हैं। बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप डाई इलेक्ट्रिक उसमें डालेंगे तो। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, अगर आप डाई इलेक्ट्रिक डालेंगे तो एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। अगर बैटरी डिसकनेक्टेड है और आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, आपने जो वर्क किया है वो आपका वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एनर्जी जो क्या हो जाएगी, आखिरी कॉलम में देखें, n टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। अब आपने अगर डिस्टेंस बढ़ाया है तो चार्ज जितना पहले उसके ऊपर था वो चार्ज वापस फ्लो करके बैटरी में चला जाएगा और एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर विल बी डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। हमारा 99% का जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस कैपेसिटर के आज के टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हैं। सो ये जो कॉन्सेप्ट है दीज आर नॉट एज नेसेसरी फॉर यू। तो अगर कोई यहाँ तक भी लेक्चर देखते तो आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी और आपको जो पास पेपर दिए जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली ऑल ऑफ देम आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर स्टिल इफ समवन वांट्स टू इंक्रीज हिज और हर नॉलेज तो आप इससे आगे थोड़ा सा 10 मिनट का हमारा है उसको आप ज़रूर इस लेक्चर को भी देखिए। अदरवाइज आप यहाँ तक डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ समवन वांट्स टू डू द असाइनमेंट इज़ टोटली फाइन। तो फॉर द जीनियस वंस, कैपेसिटर नेटवर्क्स, जिस तरह रेजिस्टर्स के नेटवर्क्स होते हैं कैपेसिटर के भी नेटवर्क्स हैं, कम आते हैं लेकिन रेयर चीज़ है तो हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसा है, इस केस में आपको दिया गया है कि कैपेसिटेंस हर कैपेसिटर की 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, इसकी सारों की 100। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर निकालनी है। तो आप किस तरह से निकालेंगे, आपने पहले एनालाइज करना है कि कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल में है, कौन से कैपेसिटर सीरीज में है। सीरीज पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे, सीरीज में है तो रेसिप्रोकल वाला काम करेंगे। तो अब यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर पैरेलल में है, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप एडिशन से निकालेंगे। वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी, अब ये दोनों कैपेसिटर मिलकर उस एक कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करेंगे। अब वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटर आपस में सीरीज में है तो इनको आप जो है वो रेसिप्रोकल वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों को ऐड करके इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आगे फिर इसके ऊपर आपने रेसिप्रोकल फार्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को रेसिप्रोकल फार्मूले से करना है। इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और ये आपस में पैरेलल में है, फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, इनको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये एक कैपेसिटर के तौर पे एक्ट करेंगे और ये एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर तीनों सीरीज में हो जाएंगे। फिर आपने इन सब के ऊपर रेसिप्रोकल फार्मूला लगा देना है। तो ये इनकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आई एम नॉट शोइंग यू द सॉल्यूशन, आई वांट टू गिव एन असाइनमेंट टू यू। तो ये आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आपको एक मैप मैंने बना के दे दिया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे हम देखते हैं थोड़ा सा कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी। लाजमी नहीं है कि कैपेसिटर ही कैपेसिटेंस रखे, किसी आइसोलेटेड बॉडी की भी कैपेसिटेंस हो सकती है। आपके इर्द गिर्द पड़ा कोई मेटल का सफ़ेयर, इवन आपकी अपनी बॉडी की भी कैपेसिटेंस होती है। लाजमी नहीं है कि कैपेसिटेंस सिर्फ कैपेसिटर की ही हो, ज़मीन की भी कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, तो किसी फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं, सिंपलेस्ट एक चीज़, हम एक सफ़ेयर अज्यूम करते हैं, मेटालिक सफ़ेयर जिसकी रेडियस है r, एक मेटालिक सफ़ेयर जिसका रेडियस है r। तो उसके ऊपर जो वोल्टेज होती है, हमने कल ये डिस्कस किया था पूरा इसका टॉपिक, उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय r। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q बाय v। तो q को ऊपर रख के इस सारे पर डिवाइड कर दें तो जवाब आएगा आपके पास j।
4 pi epsilon naught r. So capacitance of a sphere of radius r is given by 4 pi epsilon r if the medium is vacuum. अगर वैक्यूम नहीं होगा तो इधर फिर आगे एप्सिलॉन r लगा देंगे। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर हम इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अगेन मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, इसका हल्का सा आपको मैप मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आगे उसके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी आइसोलेटेड बॉडी पर्टिकुलरली अ स्फीयर, स्फीयर के केस में हमने फार्मूला डिवाइज किया, हमने कहा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 पुट करेंगे, पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे, आगे पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12, आगे आप पुट करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को अगर आप कन्वर्ट करें इसमें तो होता है 6.4 10⁻6। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आप इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ आती है, 7.2 अप्रॉक्सीमेटली आती है, 7.11 टू 7.2 अगर आप अप्रॉक्सीमेट करके करेंगे तो उतना आएगा। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ किस यूनिट में आएगी, फेरेड में आएगी, कूलम पर वोल्ट में आएगी। लास्ट हमारा जो एडिशनल टॉपिक है वो है ये बहुत मज़े का टॉपिक है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। इंटरेस्ट अगर आपका बरकरार रहता है तो ये बड़ा ही मज़े का टॉपिक है। इसमें ये है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके इस टॉपिक को समझ लेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है कि कंसिडर 200 मिली फैरेड कैपेसिटर्स, एक 100 मिली फैरेड का, एक और भी 100 मिली फैरेड का है। तो उसमें से एक को हमने चार्ज कर दिया 10 वोल्ट तक, यानी उसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा और तब तक चार्ज किया जब उसकी प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल भी 10 वोल्ट नहीं हो गया, यानी कंप्लीटली चार्ज किया इन अ सेंस। वैसे कंप्लीटली चार्ज होता कभी नहीं है, ये बात हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने कहा कि इतना हमने उसको चार्ज किया कि उसकी प्लेट्स के बीच में कि जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बैटरी हटा दी और एक और खाली कैपेसिटर उसके साथ जोड़ दिया, उसकी भी कैपेसिटेंस 100 मिली फैरेड ही थी। ठीक है, एंड देन कनेक्टेड अक्रॉस द अदर। ठीक है ना, जब आपको कहा जाए कि अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर, आपको नहीं बताया जाता कि सीरीज है कि पैरेलल है, तो पैरेलल ही अज्यूम करना होता है। ठीक हो गया, तो कैपेसिटर्स ऑलवेज पैरेलल में ही जुड़े जाते हैं, ये आपने देख लेनी है बात ये। तो दूसरा कैपेसिटर हमने जोड़ दिया, पहले एक कैपेसिटर था 100 मिली फैरेड का था, उसको 10 वोल्ट तक हमने चार्ज किया, उसके बाद बैटरी हटा दी और उसके अक्रॉस दूसरा 100 मिली वोल्ट का हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। तो अब वो कहता है कि अब बताएं इन दोनों की मिला के एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे है। बिफोर जब हमने उस कैपेसिटर को अभी अकेला रखा हुआ है, चार्ज कर लिया 10 वोल्ट तक, लेकिन दूसरा कैपेसिटर नहीं जोड़ा, तो उससे पहले क्या होगा कि Q इज इक्वल टू CV होता है, चार्ज उसके ऊपर कितना आएगा हम मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन चार्ज नहीं दिया हुआ। तो C की जगह आप पुट कर देंगे 100 मिली फैरेड या 0.1 फैरेड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस जो कि है 10, तो चार्ज जो है उसके ऊपर है वो है 1 कूलम। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि इस अकेले कैपेसिटर की कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी इसने स्टोर की है। तो 1/2 QV, आप कोई भी फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि QV वाला ही लेना है, आप जो भी लगाएं। ठीक है ना, आप ये CV² वाला भी लगा सकते थे, आपको Q की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हमने ये Q क्यों निकाला है उसकी एक वजह है, वो हम आगे देखेंगे। तो कोई भी फार्मूला आप लगाएं, आपके पास जवाब इसका 5 जूल आएगा। ठीक है ना, तो 5 जूल की एनर्जी इसने स्टोर की है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस आइसोलेटेड कैपेसिटर विच इज चार्ज्ड अप टू 10 वोल्ट इज 5 जूल। ठीक है, अब उसके आगे आ जाते हैं। आफ्टर क्या हुआ, अब हमने उसको जोड़ दिया है दूसरे उसके ऊपर। ये कैपेसिटर खाली था, इसके ये चार्ज नहीं था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो क्या हुआ, वो जो एक कॉलम का चार्ज था अब वो आधा आधा हो गया। जितना चार्ज इसके ऊपर था, इसने जब उसको खाली कैपेसिटर के साथ हमने जोड़ा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा कॉलम इसके ऊपर रह गया, आधा कॉलम इसके ऊपर रह गया। ठीक है, अब टोटल चार्ज तो 1 कॉलम ही है, लेकिन हाफ हाफ है हर एक के पास। और अब पोटेंशियल को हम देखते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना था, हमने कहा 10 वोल्ट, तो अब दोनों के अक्रॉस का 10 वोल्ट ही रहेगा, क्या वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम देखते हैं यहाँ पर।
आफ्टर द बोथ द कैपेसिटर्स हैव बीन जॉइंड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो ऐड कर देंगे तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0.2 फैराड हो जाएगी। और अब हम देखते हैं कि इस दोनों के ऊपर मिलाकर यहाँ पर और यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगाएंगे, टोटल दोनों कॉम्बिनेशन के ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो कॉम्बिनेशन के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी। क्यू कॉम्बिनेशन का निकाल रहे हैं तो चार्ज भी टोटल मिला के लगाएंगे, तो चार्ज भी दोनों का मिला के 1 कूलम ही है, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस भी दोनों की मिला के ही लेंगे, तो दोनों की मिला के कैपेसिटेंस 0.2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.2। अब जो टोटल इस कॉम्बिनेशन के ऊपर पोटेंशियल है वो है 5 वोल्ट। ठीक है, तो पहले क्या था, जब ये अकेला कैपेसिटर था उसके ऊपर चार्ज था 1 कूलम, पोटेंशियल था 10 वोल्ट। अब इन दोनों को मिला के ओवरऑल चार्ज वही 1 कूलम ही है, ऑल्दो आधा हो गया, टोटल की बात कर रहे हैं हम, लेकिन पोटेंशियल अब टोटल दोनों को मिला के भी 5 वोल्ट है, पोटेंशियल हाफ हो गया। ठीक है ना, तो अब अगर आप एनर्जी निकालेंगे इस फार्मूले को यूज़ करके तो आपके पास एनर्जी हाफ आएगी। पहले आई थी 5 जाउल, अब उसका हाफ 2.5 जाउल आएगी। ठीक है ना, तो अब पहले जो एनर्जी थी अब उसके निस्बत एनर्जी कम है। ठीक हो गया ना। तो अगर ऐसा हम करते हैं कि एक कैपेसिटर को चार्ज करके उसको किसी दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी हाफ हो जाती है उन दोनों कैपेसिटर की मिला के। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इस एक की या इस एक की बात नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ एक की बात करें तो फॉर 1 कैपेसिटर तो हमें एक का चार्ज निकालना है, तो उस एक का चार्ज है 0.5 कूलम। ठीक है, इस वजह से हमने 0.5 वाली बात जो है वो की थी। ठीक है ना, उस एक का चार्ज है 0.5 कूलम, उस एक का वोल्टेज वही है जो पूरी कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल में तो वोल्टेज दोनों का सेम होता है, तो उस एक का भी वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट। तो एनर्जी में आपने चार्ज 0.5 कूलम लेना है लेकिन वोल्टेज वही लेना है 5 वोल्ट दोनों का मिला के। 10 वोल्ट बिल्कुल नहीं लेना, हमने आफ्टर की बात की हुई है, आफ्टर तो वोल्टेज 5 वोल्ट था ना। तो अब आपके पास जवाब आएगा 1.25 जाउल्स। अब ये 1.25 जाउल्स जो है ये इस 5 का 1/4 है, उसका 4 गुना कम है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक कैपेसिटर है उसको हमने चार्ज किया, उसके बाद उसको एक आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है, तो आप बताएं उस कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि उसकी एनर्जी 1/4 हो जाएगी। ठीक हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप आपको ये सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। ये चीज़ें बहुत आपसे पूछी जाती हैं और हमेशा बच्चे अगर गलती करते हैं तो यहीं पर आके गलती करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम क्लियर होते हैं किसी बच्चे के। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको आज क्लियर करें, नहीं समझ आए दोबारा देखें, फिर नहीं समझ आए पूछें, तो आई विल श्योरली ट्राई कि आपका जो जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर किए जाएँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपके क्लियर होंगे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट द बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और कामयाब होइए। अल्लाह हाफिज़।